वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो संवैधानिक भारत का इतिहास था, भारत का संवैधानिक इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1833 ईस्वी का संत हेलेना अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट 1833 पढ़ा था, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। और बंगाल के गवर्नर के पद को काफ़ी विस्तारित कर दिया गया था, शक्तिशाली बना दिया गया था। और पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड एलियन बेरो ने 1843 ईस्वी में। याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। लॉर्ड एलियन बेरो ने 1843 ईस्वी में इस दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि भारत में एक नए विधिक आयोग का गठन किया गया था, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था लॉर्ड मैकाले के तहत। तो अब चलते हैं, उसके बाद फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर है, जो अधिकार है, उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि 1833 के बाद जब 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर, तो अगला कौन आएगा चार्टर? 1853। तो चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट 1853 इंपॉर्टेंट है। तो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि इसमें भारतीय प्रदेशों को संसद की अनुमति तक अपने अधीन रखने की अनुमति मिली। याद रखेंगे कि संसद की अनुमति तक भारतीय प्रदेशों को अपने अधीन रखने की अनुमति मिली। याद रखेंगे कि इस चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत जितने सारे भारतीय प्रदेश थे, तो संसद की अनुमति तक उन्हें अपने अधीन रखने की अनुमति प्राप्त हुई। इसमें जो निदेशक थे, निदेशकों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो जितने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, चूंकि 1853 से पहले 24 कर दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या, तो इस चूंकि हमने क्या देखा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गठन हुआ था इसके पहले, तो इसमें कुल बढ़ते बढ़ते 24 सदस्य हो गए थे। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक की संख्या है, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट 1853 में, जिसमें से जो 6 होते थे सदस्य, 6 निदेशक होते थे, वे सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। याद रखेंगे, अर्थात 12 निर्वाचित होते थे और 6 को सम्राट के द्वारा मनोनीत किया जाता था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण की सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण की सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। जिस प्रकार चार्टर एक्ट 1833 में एक सदस्य विधि निर्माता होता था, एक सदस्य को कानून बनाने के लिए उपस्थित होना पड़ता था, जो कि विधिक सदस्य था। लेकिन इस चार्टर अधिनियम 1853 में क्या किया गया कि कानून निर्माण की सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। कितने नए सदस्यों की? तो 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुआ और नियुक्तियों के मामले में निदेशकों का पद संरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और नियुक्तियों के मामले में जो निदेशक होते थे, उनका संरक्षण समाप्त कर दिया गया। याद रखेंगे कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई और नियुक्तियों के मामले में जो निदेशक थे, उनका संरक्षण समाप्त कर दिया गया। याद रखेंगे। तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय नागरिक सेवा है, अर्थात जो सिविल सेवा है, अर्थात जो आईएएस की परीक्षा है, उसकी शुरुआत की गई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे पहला भारत के कौन आईएएस बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। तो भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। पदों को भरने के लिए अब नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। अर्थात पहले अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि फलाना व्यक्ति को चुन करके पद पर बैठा देते थे, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया और उसे समाप्त करके मेधावी छात्रों को पदों में भरने का शुरुआत किया गया, योग्यता को मान लिया गया। तो पदों को भरने के लिए अब नामजदगी को समाप्त करके मेधावी छात्रों को भरने के लिए एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। याद रखेंगे, मैकाले समिति अर्थात प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुनकर आए मेधावी भारतीयों से अब भर्ती करने की नई परंपरा की शुरुआत हो गई। याद रखेंगे, कब? 1854 ईस्वी में। तो इसी चार्टर अधिनियम के आधार पर 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के आधार पर 1854 ईस्वी में पदों को भरने के लिए नामजदगी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और योग्यता और मेधावी को आधार माना गया। और जो मेधावी छात्र होते थे उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ मेरिट के आधार पर चुनकर आए विद्यार्थियों को ही अब भर्ती करने की परंपरा की शुरुआत हुई। याद रखेंगे, किस समिति के अंतर्गत? तो मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी, लॉर्ड मैकाले की समिति। कब? 1854 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सभी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। तो एक पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई और ये दोनों स्वतंत्र विभाग बने। तो लॉर्ड डलहौजी के समय इसी चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के अधीन एक पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग, एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग और एक लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई और ये दोनों स्वतंत्र विभाग बने। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। तो इसी 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जिस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो एक पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई और ये दोनों विभाग स्वतंत्र विभाग बने। इसी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम हुआ, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया 1856 ईस्वी में। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1856 ईस्वी पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत एक हाई कोर्ट एक्ट या फिर एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1856 पारित किया गया। कब? 1856 ईस्वी में। और जो भारत के 3 प्रांत थे कौन कौन? तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों क्षेत्रों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे निश्चित तौर पर याद रखेंगे। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की भी शुरुआत हुई। किसमें? इसी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अधीन। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय लॉर्ड डलहौजी ही गवर्नर जनरल था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। हमने क्या बताया था कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 6 नए परिषदों को क्या किया गया? सदस्यों को जोड़ा गया, नए परिषदों को जोड़ा गया। इन परिषदों को क्या कहा गया? तो विधान पार्षद कहा गया। याद रखें कि 1853 ईस्वी में 6 नए परिषदों को क्या किया गया? तो इसकी नियुक्ति की गई, जोड़ा गया
और इन 6 नए परिषदों को जो सदस्य थे इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया? तो विधान पार्षद। तो यह पूछा जाता है कि विधान पार्षद की जो नियुक्ति हुई वह सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। याद रखेंगे, इसमें गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। जो गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति थी और प्रशासनिक शक्ति थी उनको अलग अलग कर दिया गया। हालांकि ये तो पहले से ही अलग हो गए थे, जैसे 1833 से में ही 1813 में ही, लेकिन 1853 ईस्वी में इनके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह से इसमें भी अलग कर दिया गया। हालांकि सब में अलग अलग किया गया, इसमें भी अलग अलग कर दिया गया कि गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, अलग अलग किया गया। इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद को यह अधिकृत किया गया कि वह कभी भी उचित समझ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1853 ईस्वी में अब ब्रिटिश संसद को अधिकार दे दिया गया। तो हमने क्या देखा था 1833 में कि 1833 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह आदेश नहीं दिया गया था ब्रिटिश संसद को कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कीजिए, क्योंकि 20 बरस के लिए उसका शासन बढ़ा दिया गया था, उसका चार्टर बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया तो इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कि आप 20 बरस बढ़ा दीजिए या 25 बरस बढ़ा दीजिए। इसमें स्पष्ट कर दिया गया, ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि कभी भी आपको लगे, ऐसा समझ में आए कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं है, तो आप इस शासन को समाप्त कर सकते हैं। तो इसी के बाद तो 1857 का विद्रोह हुआ। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट प्रभुत्व हो गया था भारत के ऊपर, तो ज्यादतियां बढ़ने लगी। चूंकि अब अंग्रेजी सरकार अब प्रशासनिक दृष्टि प्रशासक हो गए थे भारत में पूर्ण रूप से, तो इनकी तरफ से ज्यादतियां बढ़ने लगी। तो इसी के दुर्व्यवहार के कारण 1857 का महान क्रांति हुआ और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से समाप्ति कर दिया गया। याद रखेंगे, अब जो है गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया गया और 1858 का अधिनियम आएगा और उसके बाद कौन सा? तो वायसराय का पद आ जाएगा, जिसकी नियुक्ति डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होती थी। अब सत्ता सीधे चली गई ब्रिटिश जो सम्राट थी उसके हाथों में। याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस 1857 ईस्वी के बाद भारत का प्रारूप कैसा हुआ और उसके बाद 1858 का अधिनियम। अब देखिए 1857 ईस्वी का जो महान क्रांति हुआ, महान विद्रोह हुआ, उसके बाद ढांचा जो है वह बिल्कुल बदल गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात जो ब्रिटेन का ढांचा है वह बिल्कुल ही बदल गया। अर्थात अभी हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे तो समाप्त कर दिया गया। तो ढांचा कैसे बदला? चूंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो परिषद होते थे, जो ब्रिटिश के संसद होते थे, उनके द्वारा नियुक्तियां होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जो ब्रिटिश क्राउन था अर्थात जो सम्राट था, उस ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वायसराय और जो परिषद होते थे उसकी नियुक्ति अब शुरू हो गई। तो जो वायसराय और परिषद होते थे उनकी नियुक्ति डायरेक्ट अब कौन करने लगा? तो ब्रिटिश क्राउन करने लगा, ब्रिटिश सम्राट करने लगा। साथ ही साथ यह जो ब्रिटिश क्राउन था, इस ब्रिटिश क्राउन के द्वारा राज्य के सचिव और 15 परिषदों की नियुक्ति होती थी। किसके लिए? तो भारत के लिए। याद रखेंगे, ये जो ब्रिटिश क्राउन होते थे ये राज्य के सचिव और साथ ही साथ 15 परिषदों की नियुक्ति अब शुरुआत हो गई। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा राज्य के सचिव और 15 परिषदों की नियुक्ति शुरू हो गई जो भारत का शासन देखते थे। साथ ही साथ वायसराय और परिषद एक तरफ। तो इस प्रकार भारत में जो शासन व्यवस्था थी अब अंग्रेजों की मजबूत हो गई। साथ ही साथ यह जो संसदीय प्रणाली था अब उसे अलग कर दिया गया। अब सीधे डायरेक्ट शक्ति किसे दे दिया गया? तो सीधे शक्ति दे दिया गया वायसराय और परिषद के हाथों में और उसकी नियुक्ति अब क्राउन के द्वारा होने लगी और संसद को उससे अलग कर दिया गया, जैसा कि हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह संसद की नियुक्ति, संसद जो था वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया
और क्राउन भी संसद के क्या हो गया, तो क्राउन और ब्रिटिश जो क्राउन था और जो संसद था एक दूसरे के क्या हो गए, तो एक दूसरे के सहयोगी बन गए। अर्थात क्राउन संसद पे निर्भर हो गया और संसद क्राउन पे। लेकिन जो वायसराय है अब डायरेक्ट इसकी नियुक्ति होने लगी क्राउन के द्वारा, वायसराय और परिषद दोनों की, और ये दोनों भारत के मामलों को डायरेक्ट रूप से देखने लगे, प्रत्यक्ष रूप से। साथ ही साथ जो राज्य के सचिव होते थे और जो 15 सदस्यों का एक परिषद का टीम होता था, पहले 6 पार्षद होते थे, अब पार्षद कितने होने लगे, तो 15। तो एक राज्य का सचिव और 15 पार्षद, इनकी नियुक्ति अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होने लगा। और ये भारत को इनडायरेक्ट रूप से क्या करने लगे, तो शासन करने लगे। तो एक तरफ राज्य के सचिव और 15 पार्षद भारत के शासन के अधिनियम आ गए, साथ ही साथ वायसराय और परिषद का भी शासन भारत के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार दोनों तरफ से अब भारत को बांध दिया गया, याद रखेंगे। और डायरेक्ट इसका शासन व्यवस्था किसके हाथ में चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन या सम्राट के हाथों में। अर्थात यह ब्रिटिश क्राउन इस वायसराय और उसके परिषद तथा राज्य के सचिव और उसके 15 सदस्यीय परिषद पर नियंत्रण रखने लगा। साथ ही साथ संसद पर भी ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो गया और संसद डायरेक्ट रूप से क्राउन पर नेतृत्व हो गया और क्राउन भी संसद पर नेतृत्व हो गया। तो इस प्रकार 1857 के बाद जो ढांचा था अब पूरी तरह से प्रशासनिक दृष्टिकोण बन गया, यह ढांचा बिल्कुल बदल गया, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश जो हुकूमत था, ब्रिटिश रूल था, वह चला कैसे। तो 1773 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक भारत की स्वतंत्रता तक इनका जो रेगुलेशन था वह चला कैसे, गवर्नर जनरल के रूप में। हालांकि ये चीजें तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर भी इसे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश रूल है, कैसे कैसे चला भारतीयों तक 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1950 ईस्वी तक। तो 1773 से 1833 ईस्वी तक, 1773 से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो 1773 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक जो भारत पर शासन था वह गवर्नर जनरल का रहा। कि कौन गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। उससे पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन 1773 से 1833 ईस्वी तक भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल ही शासन किया करते थे। केवल बंगाल पर ही शासन था, किसका, तो गवर्नर जनरल का। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे। किसका, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इनके द्वारा किसके द्वारा नियुक्ति होती थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किस एक्ट के तहत, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इनकी नियुक्ति होती थी, याद रखेंगे। तो ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, इनकी नियुक्ति 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही होती थी। और इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे। इसके बाद 1833 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक, जो 1833 से 1858 ईस्वी तक, जब यह 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया वहां तक, तो 1833 से 1858 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल शासन रहा। भारत में भारत का गवर्नर जनरल शासक रहा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहा, याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहा। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। तो इस भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होती थी। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ही इनकी नियुक्ति होती थी। किसकी, तो भारत के गवर्नर जनरल की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही इनकी नियुक्ति होती थी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक वायसराय का पद आ गया। 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। और अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल था, अब उसको, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया गया 1857 ईस्वी के अंतर्गत,
1858 ईस्वी का जब ये चार्टर एक्ट आएगा तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि अभी हमने क्या देखा था 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कि ब्रिटिश संसद को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यह अधिकार दे दिया गया कि आप अपने उचित समझ के आधार पर कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकते हैं यदि आपको लगे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे अधिकार तो छीन लिए गए थे। 1833 ईस्वी में चाय और चीन के साथ व्यापार भी छीन लिया गया था। 1833 ईस्वी में सभी का अधिकार छीन लिया गया था सिवाय और चाय और चीन के साथ व्यापार का। लेकिन 1853 ईस्वी में इनके वो भी अधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही विलीन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और सीधे शासन चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वायसराय और उनके परिषदों की नियुक्ति शुरू हो गई। अब गवर्नर जनरल क्या बन गया, तो भारत का वायसराय बन गया। और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। यह चीज हम लोग जानते भी हैं। तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यह लॉर्ड कैनिंग अर्थात जो वायसराय है उसकी नियुक्ति ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा होने लगी, ब्रिटेन के शासक के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। तो ब्रिटेन क्राउन के द्वारा भारत के वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत होने लगी, याद रखेंगे। इसके बाद है 1947 ईस्वी से लेकर अब जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1947 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक फिर वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो याद रखेंगे, तो भारत का गवर्नर जनरल एक बार फिर से आ गया, लेकिन कब, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। याद रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और कौन थे जो अंग्रेज प्रथम, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन कौन, अंग्रेजों का, अंग्रेजों के रूप में प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछा जाए कि पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि 1948 ईस्वी में पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालाचारी। और इन्हीं के बाद यह भारत में भारतीय शासन आरंभ हो गया और यह गवर्नर जनरल का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के शासकों के द्वारा होती थी। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो इनकी नियुक्ति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत होती थी। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी वह ब्रिटेन के शासक, ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा होती थी, ब्रिटेन के राजा के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश हुकूमत था चला। अब हम लोग देखते हैं क्या कि 1858 ईस्वी था, उसमें जो अधिनियम बना, जो वायसराय की नियुक्ति शुरू हुई, वह किस प्रकार का अधिनियम था, तो उसे हम लोग देखें। हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसे भारत पर अच्छा शासन चलाने का अधिनियम कहा जाता है। तो 1858 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसे भारत पर अच्छा शासन चलाने का अधिनियम कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इस कारण इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन का दायित्व लेने तथा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से, तो 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन का दायित्व लेने तथा ब्रिटिश क्राउन अर्थात सम्राट के द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई
और इसी कारण भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ। अर्थात भारत में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ शासन व्यवस्था छीन लिया गया और मांग होने लगी कि भारत में यदि आप ब्रिटेन की पकड़ अच्छी नहीं होगी तो फिर भारतीय ने ब्रिटेन का शासन क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन को संभालने की मांग को लेकर यह काफी मांग तेज होने लगी। तो इसी कारण भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, चार्टर एक्ट 1858 पारित किया गया। इसे भारत में अच्छा शासन चलाने का अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद को दे दिया गया, जिसके प्रमुख भारत के राज्य सचिव थे और इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अभी हमने इसे एक मैप के माध्यम से, एक ढांचा के माध्यम से देख लिया कि भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद को दे दिया गया, जिसके प्रमुख कौन होते थे, तो भारत के राज्य सचिव होते थे और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत के राज्य सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारतीय परिषद केवल सलाहकार प्रवृत्ति थी। याद रखेंगे कि भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत के राज्य सचिव की स्वीकृति अब अनिवार्य कर दी गई, जबकि जो भारतीय परिषद था वह केवल सलाह देने वाली इसे परिषद बनाया गया। याद रखेंगे, यह केवल सलाहकार परिषद की प्रवृत्ति थी। कौन? भारतीय परिषद। अर्थात सारी जो शक्ति है वह किसके हाथों में दे दिया गया, तो भारत के राज्य सचिव के हाथों में। अर्थात और उसकी डायरेक्ट रूप से वह भारत का राज्य सचिव किसके अधीन हो गया, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। निदेशकों की सभा अर्थात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था और नियंत्रकों की सभा जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, के समस्त अधिकार भारत के सचिव को दे दिए गए। याद रखेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, उनकी सभी शक्ति किसके हाथों में दे दी गई, तो भारत के राज्य सचिव के हाथों में। अर्थात जो निदेशकों की सभा होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनकी समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को दे दिए गए। याद रखेंगे, भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था तथा शेष 8 सदस्यों का चयन का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि जो भारत परिषद के 15 सदस्य होते थे, उनमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, तो डायरेक्ट सम्राट करता था, जबकि बाकी जो बचे 8 सदस्य होते थे, उनके चयन का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया, निदेशकों को दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि 7 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, 15 में से, तो डायरेक्ट सम्राट के द्वारा। बाकी जो 8 सदस्य होते थे, उनकी नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के द्वारा होती थी। इंपॉर्टेंट है कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। याद रखेंगे, एक राज्य सचिव और उसके बाद 15 सदस्यीय। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था से संबद्ध मसलों पर भारत के राज्य सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य थे। याद रखेंगे कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती थी तथा जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे थे, इन सभी मुद्दों पर जो भारत के राज्य सचिव होते थे वह भारत परिषद की राय मानने को बाध्य थे। याद रखेंगे, जो भारत के राज्य सचिव होते थे उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भारत परिषद की राय मानने को क्या थे, तो वे बाध्य थे। अर्थात उन्हें भारत परिषद की राय मानना ही पड़ता था। इंपॉर्टेंट है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत की राज्य सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके अब वायसराय का पद शुरू बना दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यही पूछा जाता है, यह काफी इंपॉर्टेंट है कि इस 1858
के भारत सरकार अधिनियम अर्थात भारत में अच्छा शासन चलाने का अधिनियम या 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राज्य सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल था वह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। अब गवर्नर जनरल प्रशासक नहीं रह गया और वह सम्राट के अधीन एक प्रतिनिधि मात्र बनकर रह गया और सम्राट के अंतर्गत वह प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। और इसका नाम अब बदल के, गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, तो इसका पद ही समाप्त कर दिया गया और इसके पद को समाप्त करके अब नया पद का सृजन किया गया जिसे वायसराय कहा जाने लगा। याद रखेंगे। तो इसी 1800 अधिनियम के अंतर्गत यह जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त करके वायसराय का पद शुरुआत कर दिया गया और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, तो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। याद रखेंगे, जो सिविल सेवा थी, आईएएस की एग्जाम थी, उसकी खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अधीन हुई। याद रखेंगे, अब कोई भी इस प्रतियोगिता में आसानी से बैठ सकता था। भारत के राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया जिस पर भारत और इंग्लैंड में दावा किया जा सकता था। तो एक निगम निकाय की घोषणा की गई जिसका नाम था भारत राज्य सचिव, जिस पर भारत और इंग्लैंड में दावा किया जा सकता था। अर्थात इस भारत राज्य सचिव पर भारत में भी और इंग्लैंड में भी किसी प्रकार के दावे किए जा सकते थे। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत राज्य सचिव का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत शुरुआत किया गया, तो 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के निहत। याद रखेंगे। चलिए इस 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। तो इसके तहत जो भारत का शासन है अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट अर्थात महारानी के हाथों में प्रत्यक्ष रूप से चला गया। तो चूंकि वायसराय की नियुक्ति अब कौन करने लगा, तो ब्रिटिश क्राउन। तो जो भारत का शासन है वह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट अर्थात वहां की महारानी के हाथों में चला गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो निदेशक मंडल था, जो नियंत्रक मंडल था, उसे समाप्त करके अब मंत्री परिषद की नियुक्ति हो गई। हमने क्या देखा था, एक राज्य सचिव और 15 मंत्री परिषद थे, 15 सदस्य थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त करके मंत्री परिषद की नियुक्ति शुरू हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण इस 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या घटना घटा कि इसी के अंतर्गत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया हड़प की नीति था, व्यापकता का सिद्धांत था, उसे समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति की समाप्ति की गई, व्यापकता के सिद्धांत की समाप्ति की गई। किसके अंतर्गत, तो 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। एक और महत्वपूर्ण घटना है कि इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध विधान संहिता लागू हुआ। याद रखेंगे, अपराध विधान संहिता लागू हुआ 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद 15 सदस्यीय जो भारत परिषद होते थे, जो राज्य सचिव के साथ इनकी नियुक्ति होती थी, तो उस 15 सदस्यीय भारत परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों की भी भागीदारी लेने की व्यवस्था की गई। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय भी इसमें भागीदारी ले सकते थे। याद रखेंगे कि 15 सदस्यीय भारत परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों की भी भागीदारी लेने की व्यवस्था कर दी गई। तो ये तो था 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट, भारत में अच्छा शासन चलाने का अधिनियम जिसे कहा जाता है। इसके बाद 1861 ईस्वी का हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद देखेंगे 1873 ईस्वी का अधिनियम था। उसके बाद 1892, 1876 और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इन दोनों अधिनियम को, और 1873 और 1876 के अधिनियम को भी देखेंगे, और 1861 के भी अधिनियम को देखेंगे जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।
बता